दोस्तों चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज पॉपुलेशन ज्योग्राफी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे, माइग्रेशन के मॉडल्स। माइग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में इस टर्म का अक्सर यूज करते हैं। और माइग्रेशन हम सभी लोग जानते ही हैं कि अपने स्थान को छोड़कर कहीं अन्यत्र जब हम जाते हैं उसी को हम लोग कहते हैं प्रवास। तो ये टॉपिक वैसे तो उतना टफ नहीं है। कभी हम लोग अलग क्लास में माइग्रेशन क्या है, इसके प्रकार और विश्व के जो इम्पोर्टेंट माइग्रेशंस हुए हैं उसको देखेंगे। लेकिन अपने नेट जेआरएफ के एग्जाम की दृष्टि से जो माइग्रेशन की कुछ थ्योरीज और मॉडल्स दिए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी ढेर सारे मॉडल्स दिए गए हैं, जिसमें अगर हम लोग प्रमुख मॉडल्स को देखें तो रेवेंस्टीन्स का लॉ ऑफ माइग्रेशन, तो उसमें रेवेंस्टीन्स लॉ ऑफ माइग्रेशन, रेवेंस्टीन महोदय एक थे, उनका माइग्रेशन का नियम है वो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद डब्ल्यू जे रैली का ग्रेविटी मॉडल, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट, न्यूनतम प्रयास सिद्धांत, जी के जिफ महोदय का, जॉर्ज किंग्सले जिफ, इंटरविनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल, मध्यवर्ती अवसर सिद्धांत या मॉडल, एस स्टोफर का। इसके बाद कंपीटिंग माइग्रेंट्स मॉडल, प्रतियोगी प्रवासी मॉडल, ये भी उन्हीं का, स्टोफर महोदय का ही है। ली का माइग्रेशन थ्योरी, ली महोदय ने दिया था। एक है गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत, मोबिलिटी ट्रांजिशन थ्योरी, ये विल्बर जेलेंस्की का। और बिहेवियरल मॉडल, जूलियन वोल्पर्ट का। और एक और छोटा सा मॉडल है जो वैसे तो एग्जाम्स में पूछा नहीं गया है और उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसको भी हम लोग देख लेते हैं। एक माइक्रो एनालिटिकल मॉडल जिसको थ्योरी ऑफ स्पेशियल इंटरेक्शन या रेजिडेंशियल मूवमेंट मॉडल ये सब भी कहते हैं, ये टी हैगरस्ट्रैंड महोदय का मॉडल था। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये टोटल आपके ये 9 जो मॉडल्स हैं, जिसमें कि 8 अगर हम टी हैगरस्ट्रैंड वाले मॉडल को हटा दें तो ये 8 मॉडल तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इन सभी 8 मॉडल्स में से अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं पहले के, तो 8 में से 6-7 मॉडल से तो क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हम लोग अलग अलग क्लास में इन सभी मॉडल्स को एक एक करके देखेंगे। पहले मेरा प्लान था कि एक ही क्लास में सभी मॉडल्स को कर लेते हैं, लेकिन वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती, उससे लेक्चर भी बड़ा हो जाता और मॉडल्स बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी हैं, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस भी हैं, तो सब कुछ मिक्स हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हम लोग एक क्लास में एक मॉडल उठाएंगे और छोटी सी क्लास होगी, जल्दी से एक एक मॉडल्स को हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे। तो आज की क्लास हम लोग जो शुरू कर रहे हैं, आज हम देखेंगे ग्रेविटी मॉडल। वैसे तो हम लोग को रेवेंस्टीन से स्टार्ट करना चाहिए था, क्योंकि ये जो क्रम है वो रेवेंस्टीन का ही है। आप लोग एक काम करिएगा, सबसे पहले ये जो लिस्टिंग है इसको जरूर नोट करिएगा कि कौन सा मॉडल, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि ग्रेविटी मॉडल किसका या प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट किसका मॉडल है। तो मॉडल का नाम, टाइटल मॉडल का, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में, और वो दिया किसने और ईयर कब दिया गया, ये चीजें क्लियर रखिएगा। आज हम लोग शुरू करेंगे सेकंड मॉडल से, 1929 का मॉडल, ग्रेविटी मॉडल। रेवेंस्टीन वाला पहला मॉडल है 1885 का, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। थोड़ा बड़ा मॉडल है, ये मॉडल छोटा है तो हम लोग आसानी से कम समय में इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ग्रेविटी मॉडल आज हम लोग को करना है, चलिए इसको शुरू करते हैं। ग्रेविटी मॉडल, गुरुत्व मॉडल जो है, ये जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है, हम सभी लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसके बारे में। हम लोग जब टाइड्स पढ़ रहे थे वहां पर भी हम लोगों ने पढ़ा था, टाइड्स में पढ़े, और अलग अलग जगहों पे हम लोग जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ रहे थे वहां पर भी इन चीजों को हम लोगों ने देखा। तो ये चीज तो हम लोग जानते ही हैं, अलग अलग जो फिजिकल ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं या साइंस में भी हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ग्रेविटी क्या करती है। ग्रेविटी अपनी ओर आकर्षित करती है किसी भी चीज को, एक आकर्षण होता है ग्रेविटी की वजह से। तो ये तो नॉर्मल सी बात थी जो न्यूटन ने बताई। ये मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर जगह अप्लाई होता है। इसी विचार को यूज किया रैली महोदय ने माइग्रेशन के एस्पेक्ट में। रैली
विलियम जे रैली जिनका नाम था, एक इकोनॉमिस्ट थे, एक टेक्सास यूनिवर्सिटी है, बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है यूएसए में। आपको पता होगा, कभी हम लोग यूएसए की जब जियोग्राफी पढ़ेंगे अलग से तो वहां पे देखेंगे। यूएसए का एक प्रांत है टेक्सास, बड़ा राज्य है यूएसए का। और जब हम यूएसए का मैप देखते हैं तो बहुत सारे तो छोटे छोटे राज्य हैं, वो जल्दी हमें समझ में नहीं आते, लेकिन टेक्सास हमको दिख जाता है मैप में। आप देखिएगा, जो जहां पे गल्फ ऑफ मैक्सिको है वहीं पे है टेक्सास, उसी से लगा हुआ इसका एरिया है। तो टेक्सास यूनिवर्सिटी में ये इकोनॉमिस्ट थे और इन्होंने अपना ये सिद्धांत प्रस्तुत किया। और सिद्धांत मेनली ये आया 1929 में। कुछ बुक्स में अलग अलग आपको मिलेगा कहीं कहीं। इनका मॉडल ज्यादातर स्थान पे 1929 बताया जाता है। 1930 के दशक में इनका जो ये विचार था ये ज्यादा फेमस हुआ। अब इन्होंने बात क्या बताई, इसको हम लोग देख लेते हैं। अभी हम एक इंट्रो समझ रहे थे इसका। इन्होंने मेन बात ये बताई कि जैसे कोई चीज गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित होती है, ठीक उसी तरीके से जो लोग हैं किसी स्थान के, वो कहीं जाने के लिए आकर्षित होंगे। अब वो आकर्षित होंगे या नहीं होंगे, ये डिपेंड करेगा कुछ निश्चित फैक्टर्स के ऊपर। अगर लोग आकर्षित होंगे तो प्रवासियों की मात्रा क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर लोग का आकर्षण कम हो जाएगा तो जो प्रवासियों की मात्रा है वो डिक्रीज हो जाएगी। ये साधारण सी बात है बिल्कुल। अब इसी चीज को अगर हम अप्लाई करें इनके सिद्धांत में, तो इन्होंने ये कहा कि सबसे पहले जो इनका मेन कॉन्सेप्ट है, सूत्र को समझने से पहले हम लोग पहले मेन कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कोई स्थान है, अगर उस स्थान की पॉपुलेशन अगर ज्यादा है तो उसका जो आकर्षण की शक्ति होगी, जो उसका अट्रैक्शन पावर होगा, ये अट्रैक्शन पावर क्या है, ये अट्रैक्शन पावर एक प्रकार का ग्रेविटी ही है। आप ध्यान से इसको समझिएगा। ग्रेविटी वाली चीज को इन्होंने यहाँ पे यूज किया है, उसी विचार को यूज किया है। जो अगर मान लीजिए कहीं पे पॉपुलेशन अधिक है, तो पॉपुलेशन अगर कहीं पे अधिक है तो हमारी ये मानसिकता, एक ह्यूमन नेचर है कि हमारे मन में ये आएगा कि ये स्थान बेहतर होगा। अगर हम जैसे नॉर्मल भी देखें, हमको ये लग रहा है कि ये चीज, अगर हम कोई भी चीज परचेज भी करते हैं, अगर हम गाड़ी ले रहे हैं या हम फोन ले रहे हैं, तो हमें लगेगा कि जैसे ये कार मार्केट में ज्यादा बिक रही है तो हमें लगेगा कि ये बेहतर है। जरूरी नहीं है कि वो बेहतर हो, लेकिन एक मेंटेलिटी ऐसी होती है। और कभी कभी ये चीज सही भी होती है कि ज्यादातर लोग उस चीज को ले रहे हैं, तो निश्चित सी बात है कि कुछ चीजें भले कमी हो बट बेहतर कुछ चीजें जरूर उस चीज में होंगी। इसी तरीके से फोन में है, जैसे यूनिवर्सिटी है तो कहीं हम देख रहे हैं कि ज्यादातर बच्चे वहां जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से वहां का कुछ एजुकेशन अच्छा होगा। तो कहीं पर अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो वो क्या करेगा, वो उसकी अट्रैक्शन पावर को भी इंक्रीज कर देगा। लोग वहां जाना चाहेंगे क्योंकि लोगों को लगेगा कि यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, मतलब वहां पे रोजगार के अवसर हैं, वहां हमारी जीविका अच्छे से चल पाएगी, हम अपनी लाइफ स्टाइल को और ज्यादा इंक्रीज कर पाएंगे और बेहतर बना पाएंगे अपने जीवन शैली को। ये लोगों की सोच रहती है। तो अट्रैक्शन पावर इंक्रीज होगा, किससे, पॉपुलेशन कहीं पे ज्यादा होने से। और जब अट्रैक्शन पावर इंक्रीज होगा तो साधारण सी बात है कि जो नंबर ऑफ माइग्रेंट्स हैं, जो प्रवास है, वो भी बढ़ेगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि कोई स्थान का डिस्टेंस, जैसे हम ये कहीं पे रह रहे हैं, हमें कहीं जाना है, दो स्थान, एक जहां हम रहते हैं वह स्थान और जहां हम दूसरा स्थान जहां हम जाना चाह रहे हैं वो स्थान, तो अगर वो डिस्टेंस कम होगा तो ये जो कम डिस्टेंस है ये भी अट्रैक्शन पावर को इंक्रीज करेगा। ये पॉइंट्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि डिस्टेंस का कम होना अट्रैक्शन पावर को इंक्रीज करता है, लेकिन पॉपुलेशन का कम होना अट्रैक्शन पावर को डिक्रीज करता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में आया था, पुराने पेपर्स आप देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। वहां पे जैसे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं जल्दबाजी में, क्योंकि एग्जाम टाइम में बहुत जल्दी हम लोग को क्वेश्चंस करने होते हैं, तो उसमें वो सोचते हैं कि डिस्टेंस कम है तो अट्रैक्शन पावर बढ़ा, मतलब प्रवास बढ़ा, और वो यही फॉर्मूला लागू कर देते हैं जनसंख्या के एस्पेक्ट में कि पॉपुलेशन कम है तो अट्रैक्शन पावर बढ़ेगा और प्रवास बढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा। जनसंख्या के संदर्भ में जब जनसंख्या कहीं की कम है तो अट्रैक्शन पावर जो होगा वो भी कम हो जाएगा और
इससे क्या होगा, प्रवास कम हो जाएगा। लेकिन दूरी के संदर्भ में अगर दूरी कम है तो अट्रैक्शन पावर बढ़ेगा और प्रवास बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि जनसंख्या में और प्रवास में या प्रवासियों की संख्या में या प्रवास किस टाइप का होगा, अगर हम बात करें कम होगा या ज्यादा होगा, तो यहाँ पे अगर हम ये देखें दूरी में और प्रवास में विपरीत संबंध यहाँ पे हमको सीधा देखने को मिल रहा है। एग्जैक्ट दूरी अगर बढ़ी तो प्रवास कम हो गया, दूरी अगर कम हुई तो प्रवास बढ़ गया। ये चीज क्लियर है, इस पॉइंट को एकदम क्लियर रखिए। और जनसंख्या में और प्रवास में सीधा संबंध है कि जनसंख्या अगर इंक्रीज हुई कहीं पे ज्यादा है तो प्रवास भी वहां पे ज्यादा होगा, जनसंख्या अगर कम है तो प्रवास वहां पे कम होगा। इसको आप यहां से भी समझ सकते हैं, सिंपल सा एक ट्रिक है कि अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हुई या पॉपुलेशन कहीं ज्यादा है, कहने का मतलब, तो माइग्रेशन भी वहां पे ज्यादा होगा। क्योंकि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि पॉपुलेशन ज्यादा है तो लोग अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्शन पावर की बात है यहाँ पे सारी। और अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि अगर दूरी अधिक है तो लोग सोचेंगे कि हम जाना प्रेफर नहीं करते इतना दूर, तो जो प्रवास है वो कम हो जाएगा। तो इस रिलेशन को अच्छे से क्लियर रखिएगा कि डिस्टेंस और माइग्रेशन में या नंबर ऑफ माइग्रेंट्स में क्या रिलेशन होता है और पॉपुलेशन और माइग्रेशन में क्या रिलेशन होता है। हम इस पॉइंट पर इतना जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहीं पे क्वेश्चंस लोगों के बहुत सारे गलत हुए हैं। जल्दबाजी में उनको लगता है कि जो रिलेशन पॉपुलेशन और माइग्रेशन में है वही रिलेशन डिस्टेंस और माइग्रेशन में है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इसी के बेस पे, ये तो इनका पूरा कॉन्सेप्ट हो गया, इसी के बेस पे इन्होंने अपना ये फॉर्मूला दे दिया प्रवास सूचकांक, माइग्रेशन जो है कि माइग्रेशन बढ़ेगा या घटेगा, नंबर ऑफ माइग्रेंट्स कैसे होंगे, k इज इक्वल टू m इज इक्वल टू k p1 p2 अपॉन डी स्क्वायर। अब हम लोग को इसमें बहुत मैथमेटिक्स में नहीं जाना है, हम लोग को बस यहाँ पे इतना समझना है कि P1 क्या है। P1 प्रथम स्थान की जनसंख्या है। मैंने आपको बताया कि दो स्थान होंगे, एक वह स्थान होगा जहां हम हैं और एक वह स्थान होगा जहां हम जाना चाहते हैं। तो प्रथम स्थान की जनसंख्या P1 है, P2 है आपकी दूसरे स्थान की जनसंख्या। डी स्क्वायर क्या है, डी स्क्वायर है दोनों स्थानों के बीच की दूरी का स्क्वायर वर्ग, और के है एक स्थिर अनुपात। फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, एक स्थिर अनुपात होता है और इस तरीके से हम उसका फॉर्मूला बनाते हैं किसी भी चीज का। तो ये रहा ग्रेविटी मॉडल विलियम जे रैली का। और अगर हम इसकी आलोचना करें, सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इनका जो ये मॉडल है, ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने ही इस पे काम किया। इसके पहले एक स्टुअर्ट महोदय थे, प्रथम श्रेय उनको जाता है, उन्होंने काफी पहले स्टार्टिंग कर दी थी, लेकिन प्रॉपर थ्योरी इन्होंने दी। और इनके मॉडल को एक नियतिवादी मॉडल माना जाता है। जैसे ये क्वेश्चन मान लीजिए आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास का मॉडल या क्या ये मॉडल एक नियतिवादी मॉडल है। तो नियतिवादी मॉडल ये क्यों है, उसको अगर हम डिफाइन करें तो ये नियतिवादी मॉडल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस अगर बढ़ा तो प्रवास कम हो गया। ये चीज शो कर रहा है कि हम प्रकृति पर निर्भर हैं। आज के समय में ऐसा नहीं है। यहीं से अगर हम इस थ्योरी की आलोचना करें तो हम ये कह सकते हैं, जैसे अभी तो ये थ्योरी नियतिवादी इसलिए लग रही है या है क्योंकि ये प्रकृति पर निर्भर है। लोगों के पास उतने साधन नहीं है, प्राकृतिक अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं रास्ते में, लोग कैसे जाएंगे, इसलिए लोग अगर दूरी अधिक है तो लोग प्रवास या तो कम करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम आज के समय में इस थ्योरी की रेलिवेंसी देखें, क्योंकि हर थ्योरी को हमको आज के संदर्भ में भी देखना चाहिए। 1929 का ये सिद्धांत है और आज है 2021, आज का समय जो चल रहा है। तो उस समय में तो ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी स्थान पे पॉपुलेशन ज्यादा है तो वह स्थान बेहतर हो, कोई जरूरी नहीं है। कोई चीज ज्यादा बिक रही है तो वो बेहतर हो, ये भी कोई इसका आवश्यक नहीं है कि ऐसा हो ही। दूसरी बात कि अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो प्रवास कम होगा या नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या है, आज के समय में जो मॉडल मेरे हिसाब से ज्यादा प्रेफर हो सकता है वह है व्यवहारिक मॉडल। आज के समय में सब कुछ किसी व्यक्ति के व्यवहार पे टिका है। अगर उसको जाना होगा किसी पर्टिकुलर स्थान पे,
अगर जैसे आप एक स्टूडेंट हैं, आपको लग रहा है कि आप बहुत दूर हैं, आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, तो बहुत दूर होने पर भी आप आना चाहेंगे, तो वहाँ पे तो ये फिर ये सिद्धांत लागू नहीं हुआ कि डिस्टेंस अधिक थी तो प्रवास आपने नहीं किया। और ऐसा होता भी है, अब बच्चे स्टूडेंट्स जो होते हैं काफ़ी दूर दूर से स्टडीज़ करने के लिए दिल्ली और प्रयागराज, अलग अलग जगहों पे, बनारस, अलग अलग जो भी फेमस एरियाज है वहाँ पे जाते हैं। लेकिन ये सिद्धांत वहाँ पे हमको लगता है कि फेल हो रहा है। तो यही इसकी एक आलोचना होती है कि आज के समय में इतना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट विकसित हो चुका है कि कम समय में भी हम ज़्यादा दूरी तय कर सकते हैं। रोड नेटवर्क इतना बेहतर हो गया है, तो वो अब जमाना बीत गया जिस समय की ये बात हो रही है कि अगर दूरी ज़्यादा है तो लोग प्रवास करने में थोड़ा संकोच करेंगे या प्रवास नहीं करेंगे। ऐसा अब उतना हम लोग को देखने को नहीं मिलता। पूरी तरीके से ये चीज़ अब मेंटल मैप पे डिपेंड करती है, या लोगों की व्यवहार कैसा है का। अगर लोग माइंडसेट उनका बन चुका है जाने का, तो वो निश्चित रूप से जाएंगे। तो दोस्तों, ये था मॉडल रैली महोदय का, ग्रेविटी मॉडल। इजी मॉडल है, पूरी तरीके से इसी बात को ये कहना चाह रहा है कि किसी स्थान पे प्रवास ज़्यादा होगा या कम होगा, दो स्थानों के बीच का प्रवास अधिक होगा या ज़्यादा होगा। अधिक उस स्थिति में होगा जब दो स्थानों के बीच की दूरी कम हो और जिस स्थान पे हम जाना चाह रहे हैं वहाँ जनसंख्या ज़्यादा हो। तो दूरी कम होने पर आकर्षण शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि हम वहाँ जाना चाहेंगे, हमें लगेगा कि दूरी कम है तो हम आसानी से पहुँच जाएंगे। तो डिस्टेंस का कम होना अट्रैक्शन पावर को इंक्रीज करेगा, और पॉपुलेशन का ज़्यादा होना अट्रैक्शन पावर को इंक्रीज करेगा, और इसी वजह से हम जाना चाहेंगे। और अगर इसकी अपोजिट स्थिति है तो पूरा सिद्धांत एकदम से चेंज हो जाएगा। कैसे? जैसे अगर पॉपुलेशन आपकी कम है तो अपोजिट स्थिति हो गई, अट्रैक्शन पावर कम हो जाएगी, प्रवास कम हो जाएगा। अगर डिस्टेंस के साथ क्या है, डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो प्रवास कम हो जाएगा। तो ये जो रिलेशन मैंने अभी यहाँ पर भी बताया था कि पॉपुलेशन में और माइग्रेशन में रिलेशन, और डिस्टेंस और माइग्रेशन में रिलेशन, इसको आपको एकदम अच्छे से क्लियर रखना है, और ज़्यादा कुछ इस सिद्धांत में नहीं है। ये रिलेशन क्लियर रहेगा तो निश्चित तौर पे आपके जो क्वेश्चंस होंगे इस सिद्धांत से संबंधित वो अवश्य सही होंगे। तो फिलहाल इस अध्याय में इतना ही। अगले अध्याय में हम लोग एक और इम्पोर्टेंट मॉडल देखेंगे। फिलहाल इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।